आज से हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सिस्टेमिक डिजीज एंड आई। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर में। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन एंड आई। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे हाइपरटेंशन होता है, और हाइपरटेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है आंखों के ऊपर में, उसको डिस्कस करते हैं। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्टोमेट्री कॉलेज में। पहले समझते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है। पहला चीज है कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होता है उसके वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। जब जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब सिंपैथेटिक एक्टिव ओवर एक्टिविटी हो जा रहा है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें ज्यादा ओवर एक्टिवेशन हो जा रहा है। उसके साथ साथ रैस एक्टिवेशन हो रहा है। रैस क्या होता है? रैस है रेनिन एंजियोस्टेनिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक्टिव हो जा रहा है। अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? सोडियम बढ़ जाएगा। सोडियम ब्लड में जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाटर रिटेंशन करेगा, वाटर को रखेगा अपने पास। उसके साथ साथ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बट ये वाला जो ब्लड वेसल्स है इसमें डायलेटेड है। तो हमें पता चल रहा है कि अगर ब्लड वेसल्स का अगर ठीक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसके अंदर से जब ब्लड फ्लो जाएगा तो ब्लड फ्लो जब जाएगा उसके अंदर से उसको प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर ब्लड वेसल्स डायलेटेड हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर के लिए कम होगा। तो इसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अभी ब्लड वेसल्स ठीक हो गया, ठीक होने की वजह से क्या होगा? इसमें जो प्रेशर पड़ेगा उसी को पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलता है, वो ज्यादा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन सस्टेन करेगा, हाइपरटेंशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अभी हम इस चीज को देख लेते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम हो सकता है हाइपरटेंशन के लिए। पहला चीज है डिजीनेस लगेगा, इरेगुलर हार्ट बीट लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग का टेंडेंसी हो सकता है, फेंटिंग, गिर जाने का। उसके साथ साथ अगर हाइपरटेंशन ठीक से मेंटेन नहीं होगा तो लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और फैटिग, हमेशा थका हुआ जैसा लगेगा। ये सारा है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। हम आते हैं कि रेनिन एंजियोस्टेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। इसमें होता क्या है कि जब ब्लड ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है, सोडियम जब डिक्रीज होता है, और जो ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो ये सारा चीज क्या करता है? किडनी को एक्टिवेट करता है रेनिन को सिगरेट करने के लिए। ये रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन टेंसिनोजेन से लेके एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन करता है रेनिन के हिसाब से। अभी जब रेनिन एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन किया, अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन करेगा एंजियोटेंसिन 2 को। अब एंजियोटेंसिन 2 जब हो गया तो जो ब्लड वेसल्स डायलेटेड था उसको क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। उसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन फॉर्मेशन करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम का वाटर रिटेंशन जो होता है ब्लड में उसका फ्लो को ज्यादा बढ़ा देता है। उसके साथ साथ पोटासियम को निकाल देगा ब्लड से, और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो रैस इज अ हार्मोन सिस्टम दैट rises blood pressure by converting angiotensin 1 to angiotensin 2, जो क्या करता है? इन फ्यूचर में जाके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और वाटर रिटेंशन बढ़ा दे रहा है। अभी हम समझते हैं कि जो ब्लड प्रेशर लिखते हैं हम लोग 120/80 हिसाब से लिखते हैं। तो 120 क्या है? 120 है इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, माने जब प्रेशर दिया जा रहा है, जब ब्लड हार्ट से निकल रहे हैं। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें हार्ट रिलैक्स है। तो इस चीज को समझेंगे तो हमें आसान होगा ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू है उसको नोट करने के लिए, उसको उसका जो मीनिंग है उसको समझने के लिए। अभी जो एडीएच हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन क्या करता है? एडीएच बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज वाटर डी एब्सॉर्प्शन। वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देता है। अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा ब्लड में तो क्या हो जाएगा? ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं। पहला चीज है कि ब्रेन ब्रेन में जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जा रहा है तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस में एक एक्टिविटी हो जा रहा है। ये तीन चीज में इफेक्ट पड़ रहा है। एक है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या हो जा रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। हार्ट रेट क्या हो जा रहा है? हार्ट में देखेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जा रहा है, और
कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जा रहा है। जब ब्लड ज्यादा पंप करना स्टार्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ किडनी में क्या हो जा रहा है, किडनी में सोडियम उसके साथ साथ जो वाटर होता है वो रिटेन कर रहा है। और अगर सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अब ज्यादा वाटर है, मान के चलो एक पाइप के अंदर ज्यादा वाटर है तो उसको प्रेशर लगेगा उसको पास करने के लिए, वो हो गया ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है तो फिर वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को इंक्रीज कर दे रहा है, उसके साथ साथ वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, और उसके साथ साथ जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जा रहा है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जा रहा है। आप इस चीज का फोटो ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो ब्रेन एक्टिवेट हो जा रहा है, उसके साथ साथ वेसल्स में चेंजेस हो रहा है, किडनी में वाटर रिटेंशन बढ़ जा रहा है क्योंकि सोडियम का रिटेंशन बढ़ने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जा रहा है, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जा रहा है, उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसको हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। किडनी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, किडनी कंट्रीब्यूट टू द हाइपरटेंशन बाय इंपेयर्ड सोडियम एक्सक्रीशन। अगर सोडियम को हम रिटेन करेंगे तो फिर हमें पता है सोडियम एक सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ साथ वाटर हमेशा ही आएगा। अगर सोडियम ज्यादा हो जाएगा, सोडियम ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। यही मेन रोल होता है किडनी का। इसीलिए हम देखेंगे किसी का अगर किडनी फेलियर हो जा रहा है उसमें भी उसका हार्ट प्रेशर माने हाइपरटेंशन उसमें हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो यही किडनी का रोल हाइपरटेंशन में। अभी हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन समझने के लिए हमें दो चीज कैटेगरी किया गया है, जैसे कि नॉर्मल हाइपरटेंशन, अगर सिस्टोलिक लेस देन 120 होगा तो हम लोग उसको नॉर्मल बोलेंगे, और डायस्टोलिक लेस देन 80 होगा तो हम नॉर्मल बोलेंगे। प्री हाइपरटेंशन होगा जब सिस्टोलिक 120 से लेके 139 होगा, डायस्टोलिक 80 से लेके 89 होगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1 होगा जब 140 से लेके 159 होगा हाइपरटेंशन सिस्टोलिक में, और डायस्टोलिक में 90 टू 99 होगा। स्टेज 2 कब होगा, जब मोर देन 160 हो जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। डायस्टोलिक मोर देन 100 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 2। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इसमें आइसोलेटेड हम लोग समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक में चेंजेस होगा, जैसे मोर देन 140 हो जाएगा, डायस्टोलिक इसमें लेस देन 90 होगा। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ये दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा इन सडन वन सेट। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। क्लासिफिकेशन को हम इलेबोरेटली और डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल टाइप्स में दो टाइप का होता है, पहला है एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन कॉज नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है उसमें, अगर कोई ज्यादा वेट वाले है तो ओबेसिटी, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे उसमें, या तो बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है ना, तो उसमें भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस होता है। और उसके साथ साथ हाई सॉल्ट इनटेक, अगर सोडियम आएगा बॉडी में ज्यादा तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन करेगा, वाटर रिटेंशन होगा तो फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसको पुश करने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, तो इसी हिसाब से एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसमें 5 to 10% केसेस में जनरली होता है, जहां पे किसी का क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ, रेनल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुआ, जहां पे सोडियम को निकल नहीं पा रहा है बॉडी से, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जा रहा था, कोई ड्रग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या तो स्टेरॉइड ले रहा है कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये सारा टाइम पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है। इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जा रहा है। अभी और दो टाइप है जिसको बिनाइन और मैलिग्नेंट बोलते हैं, जो क्लिनिकल कोर्स के हिसाब से हम लोग उसको डायग्नोसिस करते हैं। बिनाइन में क्या होता है, स्लो प्रोग्रेशन होता है इसमें, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, माने स्टेज 1 स्टेज 2 के स्टेप्स हो सबसे होगा, ठीक है। और इसमें और भी चीज होगा, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक इनिशियली, पहले पहले कोई सिम्टम्स नहीं, डिजीनेस नोजिया ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, बट लेटर स्टेज में धीरे धीरे उसको दिखाई देना स्टार्ट होगा। और आई में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 रहेगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का जो ग्रेड्स होता है उसके बारे में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, सीवियर एंड रैपिड प्रोग्रेशन होगा, अचानक से बढ़ जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक दोनों ही इंक्रीज होगा इसमें, जैसे कि मोर देन 180 रहेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 120 mmHg रहेगा तुम्हारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये मेडिकल इमरजेंसी, अगर तुमने किसी पेशेंट का देखा कि ऐसा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वो हमें डायरेक्टली रेफर करना जरूरी है।
हम इसको समझते हैं कि जो हाइपरटेंशन होता है उसको कैसे मॉनिटर करें और कौन सा केस में किस हिसाब से हमें मॉनिटर का जरूरत होता है। पहला चीज है, अगर ब्लड प्रेशर लेस देन 140 एंड 90 रहा, बाय 90 रहा, तो फिर उस केस में हम लोग उसको नॉर्मोटेंसिव हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। उसमें रीचेक करना होता है एवरी 5 ईयर में। अगर बहुत पास 140 और 90 में रहेगा तो उस टाइम पे हमें मॉनिटरिंग करना होगा। अगर ब्लड प्रेशर 140 से लेके 180 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 90 से लेके 100 रहेगा तो फिर हम लोगों को एबीपीएम करना जरूरी है। एबीपीएम मतलब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। हमें डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा एसएस कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर माने हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उस चीज को चेक करना पड़ेगा। ऐसा ऑर्गन डैमेज, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम, किडनी में कोई डैमेज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना जरूरी है। अगर स्टेज 1 अगर हाइपरटेंशन हुआ, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई रिस्क ऑर्गन कोई डैमेज है कि नहीं है। कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क होता है मोर देन 20% होता है एट 10 ईयर्स। अगर 10 साल से किसी को इतना ही हाइपरटेंशन रहा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टारगेट ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई और अदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं हो जा रहा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लो, सोडियम का इंटेक कम कर दो, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करो, उसी में क्या काम हो जाएगा। उसके साथ साथ एनुअल रिव्यू ईयरली एक बार आप डॉक्टर के पास चेक कराओ, ठीक है। अगर इससे कम नहीं हुआ, अगर कोई माने कोई डैमेज हुआ है कोई ऑर्गन में, जैसे कि किडनी में फेलियर हो रहा है हाइपरटेंशन की वजह से, या तो हार्ट में कोई डैमेज हो जा रहा है, उस केस में हमें एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मोर देन 180 टू 100 रहा तो उस केस में हमें इमीडिएट कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, और उसके साथ सेम डे स्पेशलिटी केयर हमें हाइपरटेंशन के जो डॉक्टर है हमें उसको दिखाना पड़ेगा। और इसमें होम बेस्ड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम समझ के कि कौन सा केस में हम डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे। सारा केस में कराना जरूरी है, बट कब केस को इमरजेंसी के हिसाब से हमें रेफर करेंगे, कौन सा टाइम पे हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग लेंगे, कौन सा टाइप पे हम लोग होम बेस्ड घर पे बैठे बैठे हम उसको एनुअली चेकअप कर सकते हैं। इस चीज को हमें समझ में आ गया। अभी एंटी हाइपरटेंशन ड्रग का हम लोग देख लेते हैं। हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर पेशेंट का एज लेस देन 55 होगा, उस टाइम पे हम उसको एसी इनहिबिटर्स देंगे। एसी इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 1 से लेके एंजियोटेंसिन जो 2 होता है उसको फॉर्मेशन को रोक देगा। ये है AC1। एंड अगर किसी पेशेंट का एज मोर देन 55 हुआ, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, या तो उसका ब्लैक ओरिजिन हुआ, उस टाइम पे हम करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, लोअर ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग आर्टेरियल वेसोडाइलेशन, वेसल्स जो होता है, आर्टरीज जो होता है उसको डायलेट कर देगा। डायलेट करने के बाद क्या होगा, उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर ए और सी दोनों देने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम लोग दोनों को साथ में देंगे। इंडिविजुअल देने के बाद काम नहीं हुआ तो दोनों को साथ में देंगे, स्टेप 2। अगर उसके साथ भी काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग डी भी देंगे। डी क्या होता है, डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स क्या करता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उससे ब्लड से ज्यादा ज्यादा वाटर को निकाल देता है, एक्सक्रीट करता है किडनी के थ्रू, थ्रू यूरिन उसको एक्सक्रीट करेगा। अभी जब यूरिन के थ्रू ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर धीरे धीरे निकल जा रहा है यूरिन के थ्रू, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज होता है हाइपरटेंशन मेडिसिन जो होता है, इसी तरीके से काम करता है। पहला केस में हम सिर्फ और सिर्फ ए देंगे, जो ए माने ऐसी एसी इनहिबिटर से। दूसरा, अगर मोर देन 55 एज होगा उसमें हम लोग सी देंगे, सी इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अगर दोनों साथ में देने के बाद भी नहीं काम कर रहा तो फिर हम डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स का काम मैंने बता दिया। तो इसमें दो चीज हमें देखना जरूरी है कि अगर रेजिस्टेंस ब्लड अगर इसके साथ भी ठीक नहीं हो जा रहा है तो फिर हम क्या देंगे, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करता है, जो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो रहा था उसको बेसिकली बना रख रहा था, माने जो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है उसको वैसोडाइलेशन को मेंटेन कर रहा था। और बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहा था, कार्डियक जो आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहा था, उसके साथ साथ रेनिन को रिलीज कर रहा था। अब रेनिन रिलीज होगा तो धीरे धीरे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम लोग हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। हमें दो चीज इसमें जानना जरूरी है कि
जो वैस्कुलर टोन होता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हमें लग रहा है कि अगर ब्लड वेसल्स मोटा हो जाएगा, अगर ब्लड वेसल्स में स्टेनोसिस आ जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। वेसल्स जो टोन होता है वो वेसल्स टोन क्या होता है, डिग्री ऑफ वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेसल्स कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उसी को बोलते हैं वेस्कुलर टोन। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर बेसिस करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। जो वास्कुलर टोन होता है इज अ फिजियोलॉजिकल नेचर होता है। और हेमोडायनेमिक नेचर, हेमो मतलब हमें पता है ब्लड होता है, इसमें ब्लड का अगर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट रोल रहता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस का ब्लड प्रेशर के ऊपर में, बट इनडायरेक्ट रोल रहता है वास्कुलर टोन। अगर वास्कुलर टोन मान के चलो एक पाइप है, वो पाइप बहुत ज्यादा मोटा पाइप है ना, तो अगर उसका थिक है मान के चलो वो, तो फिर क्या होगा, उसके थ्रू ब्लड को निकलने या कोई भी चीज को निकलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी माने जो पाइप है वो रबर से बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी होगा तो उसमें वो फैल सकता है। इसी तरीके से तुम इसको समझ सकते हो कि जो वास्कुलर टोन होता है उसके साथ साथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। रिस्क फैक्टर क्या होता है ब्लड हाइपरटेंशन के लिए, एज, डेफिनेटली अगर एज ज्यादा होगा तो उसमें हाइपरटेंशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा होता है। स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर क्योंकि धीरे धीरे वो ब्लड को धीरे धीरे थिक कर सकता है, ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे थिक कर सकता है। अल्कोहल, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, अगेन डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ब्लड का जो डेंसिटी है उसको थिक कर देगा। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ब्लड को धीरे धीरे ठीक करता है। हार्ट डिजीज, क्योंकि हमें कार्डियक आउटपुट से हमें हाइपरटेंशन का रिलेशन है, हमें पहले पता चल गया जब पैथोफिजियोलॉजी मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर को हम लोगों ने जान लिया। अगर इसको चेंज करेंगे तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं हाइपरटेंशन नहीं होने के लिए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, सोडियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा था, वाटर रिटेंशन बढ़ जा रहा था। और किसी को थायराइड डिसऑर्डर है तो क्या हो रहा था, एसीएच हार्मोन फॉर्मेशन नहीं होगा अच्छे से। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर रेनल जो किडनी होता है उसका आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया तो फिर उसमें भी एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा सोडियम अच्छे से और फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। न्यूरोजेनिक में भी क्या होता है कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर जब ब्रेन पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उस केस में बोलते हैं हम लोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज। उसके साथ साथ आर्टरियोस्क्लेरोसिस, माने जो आर्टरीज होता है उसमें धीरे धीरे थिकनिंग हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली क्लैमिंग ऑफ द रेटिनल आर्टरी या तो इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर दिए, तो ये सारा कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, सेकेंडरीली हाइपरटेंशन हो सकता है, सेकेंडरी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अभी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो होता है उसका ग्रेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी क्या होता है, बेसिकली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में रेटिना में जैसे जनरली चेंजेस हो रहा है, रेटिना में कौन सा चेंजेस हो रहा है हम डिस्कस करते हैं। ग्रेड 1 में क्या होगा, माइल्ड आर्टेरियल एटेन्यूएशन, माने धीरे धीरे आर्टरी धीरे धीरे माने थिन होना स्टार्ट करेगा, एटीन्यूट होना स्टार्ट करेगा। ग्रेड 2 में ऑब्वियस ब्रॉडनिंग ऑफ द आर्टेरियल लाइट रिफ्लेक्स, जो सैलूज साइन बोलते हैं, आर्टरी से रिफ्लेक्स आना स्टार्ट करेगा। ग्रेड 3 में कॉपर वायरिंग, कॉपर जैसा ब्लड वेसल्स देखना स्टार्ट हो, तुम देख रहे हो कि धीरे 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 ये थिन हो जा रहा है जो आर्टरीज होता है। और गून साइन जनरली जिसमें दिखाई देगा। और ग्रेड 4 में क्या होगा, सिल्वर वायरिंग स्टार्ट होगा, देखो इसमें गून साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो इस पोजीशन पे गून साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है 4 स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। यहाँ पे हम देख ले कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स इस तरीके से ओरिजिनेट रहता है कि इस तरीके से नॉर्मल रहता है। ग्रेड 1 में देखो धीरे 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 थिन हो रहा है, ग्रेड 2 में और धीरे धीरे तुम देखो क्रॉसिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी जो क्रॉसिंग होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और लास्ट ग्रेड 4 में देखो कॉपर वायरिंग जैसा, सिल्वर वायरिंग जैसा दिखाई दे रहा है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है उसमें जो नैरो आर्टरी होता है, आर्टरी धीरे धीरे और नैरो हो जाता है, आर्टरीवेनस लीकिंग होता है, हैमरेजेस हो जाता है, मैकुला में हार्ड मैकुला स्टार फॉर्मेशन होता है जो हार्ड एक्सुडेट बोलते हैं, और ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन या तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अब भाई आर्टरी अगर धीरे धीरे अगर प्रेशर धीरे धीरे वेन के ऊपर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। अगर जिस पोर्शन पे ब्लॉकेज करेगा उसको ब्रांच मैंने साइड में करेगा तो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलेंगे, सेंट्रल में करेगा तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हम लोग बोलेंगे। और मैलिग्नेंट एक्यूट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हम देख सकते हैं कितना ज्यादा हेमरेजेस हो गया है, इसमें रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है, कॉटन वूल स्पॉट हो सकता है और ऑप्टिक डेस्मा एडिमा हो सकता है। एक बार हम
रेटिना का एक बार एनाटॉमी जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन सा पोजीशन पे क्या हो सकता है। जो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस होगा, डॉट जो हेमरेजेस होगा रॉड एंड कोन सेल में होता है जनरली, उसके साथ साथ इनर न्यूक्लियर सेल एंड आउटर न्यूक्लियर सेल में जनरली होता है। हम देख रहे हैं कि इनर न्यूक्लियर सेल और आउटर न्यूक्लियर सेल ये दोनों लेयर में और रॉड एंड कोन सेल में ये डॉट हेमरेज जनरली दिखाई देगा। बट ब्लॉट हेमरेज कहां दिखाई देगा? इनर एंड आउटर प्लेक्सिफॉर्म। ये देख सकते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म और उसके साथ साथ इनर प्लेक्सिफॉर्म, ये दो लेयर में ब्लॉट हेमरेज दिखाई देगा। फ्लेम सेफ हेमरेज कहां दिखाई देगा? फ्लेम सेफ हेमरेज हमें सबसे ऊपर जो नार्व फाइबर लेयर होता है उसमें दिखाई देगा। ठीक है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में जनरली दिखाई देता है। हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी इसका ट्रीटमेंट हमने पहले एक बार डिस्कस किया कि कौन सा स्टेज में कैसा करेंगे। पहला चीज तो हमें कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा, अगर डायग्नोसिस करना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे, मेजर करने का पता चल जाए कि मैलिग्नेंट है कि माने एक्यूट हाइपरटेंशन है। इसको हमें समझना जरूरी है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो जा रहा था। अभी उसके साथ साथ हम जैसे बीटा ब्लॉकर्स दिए। बीटा ब्लॉकर्स दो टाइप का होता है, एक है बीटा 1 जो रेनिन सीक्रेट को इंक्रीज करेगा, और बीटा 2 क्या होता है जो हार्ट बीट होता है उसको इंक्रीज करेगा। तो इसी तरीके से हम ब्लॉक कर देंगे उसको, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज ही रहेगा, उसके साथ साथ रेनिन सीक्रेशन भी नहीं होगा। रेनिन सीक्रेशन नहीं हुआ तो हमें पता है क्या हो सकता है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे हम लोग। कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाने की वजह से जो हार्ट रेट होता है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा उसमें। और वैसोडायलेटर यूज करेंगे क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाए। और लास्ट में हम लोग डायूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या करेगा, हमारा जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसमें वाटर को धीरे धीरे कम ब्लड से एक्सक्रीट करके यूरिन के थ्रू उसको निकाल देगा, तो फिर हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला चीज है, अगर ये आपका जेनेटिक्स है तो फिर उसमें जनरली हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर वेट ज्यादा है आपको तो वेट लॉस कर सकते हैं। कॉफीन इंटेक ज्यादा नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट मेंटेन रखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका और कोई रीजन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, उसके साथ साथ डायबिटीज है कि नहीं, अगर है तो उसको हम मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे। और रिड्यूस सॉल्ट इंटेक कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस क्लास के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।